तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा आपने फिज़िकल के एक अगेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि हम पहले इसका थ्योरी आपको सेंड करेंगे और फिर उसके बाद लाइव क्लास में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स या थ्योरी में जो आपको दिक्कत है उसको समझाएंगे। तो इक्विलिब्रियम टर्म से अर्लियर जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़े थे तो वहाँ पर हमने आपको समझाया था कि इक्विलिब्रियम टर्म क्या होता है। इक्विलिब्रियम बेसिकली अभी समझिए कि एक तरीके का बैलेंस है, मतलब दो अपोजिंग प्रोसेसेस जिनमें फॉरवर्ड जाने का रेट बैकवर्ड आने के रेट के अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। अब यहाँ पर पहले हम तीन बातें नॉर्मल सी कर ले, फिर डिटेल्स उन्हें देखेंगे। जैसे एसिड और बेस को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था जब उनको डिफाइंड किया गया था। पहला था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा था ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट और तीसरा था लुईस कॉन्सेप्ट। तो अगर आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे आ जाइए तो हम लोग बताते थे कि भाई ऐसा कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सॉल्वेंट में H+ डोनेट करे वो एसिड होता है, और ऐसा कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सॉल्वेंट में OH- प्रोड्यूस करे वो हमारा बेस होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं HCl को वाटर में डालो, ये प्रोटोन मतलब H+ देगा तो HCl एसिड है। NaOH को अगर आप सॉल्वेंट में डालो तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH- दैट इज वाई NaOH हमारा बेस है, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आया ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट। और ब्राउनस्टेड ने जो एसिड और बेस को डिफाइंड किया था वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोन डिफाइंड किया था। और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो प्रोटोन देने में एबल हो, प्रोटोन इट मीन्स H+ देने में एबल हो, वो हमारा एसिड होता है। और ऐसा कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो प्रोटोन एक्सेप्ट करने में एबल हो वो हमारा बेस होता है। ये ब्राउनस्टेड ने बताया था। फिर उसके बाद हम लोग लुईस कॉन्सेप्ट पे आ जाए, बाद में देखेंगे, तो वो हमारा एसिड और बेस को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंड करता है। अर्लियर बताया भी हुआ है कि हमारा लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। फिलहाल अभी हम उसे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ब्राउनस्टेड की बात करें तो प्रोटोन डोनर एसिड है, और ब्राउनस्टेड बेस की बात करें तो प्रोटोन एक्सेप्टर हमारा बेस है। फिर यहीं से हमने एम्फोटेरिक बताया था कि भाई ऐसा एक कंपोनेंट जिसका डबल पर्पस हो, मतलब जो प्रोटोन दे भी सकता है एज वेल एज अ प्रोटोन ले भी सकता है, वो हमारा एम्फोटेरिक होता है। कुछ एग्जांपल्स देख ले। अगर आप देखिएगा तो हम एक ही वाटर का दो फंक्शन बताए हैं। एक जगह वाटर प्रोटोन दे रहा है, तो चूंकि ये प्रोटोन दे रहा है तो ये एसिड है, और जो इसका एनायन बनता है हम अर्लियर बताए हुए हैं कि दिस वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। मतलब एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारा जो एसिड होगा वो प्रोटोन डोनेट करेगा, और प्रोटोन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करता है। फिर अगर आप उसी H2O के सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाइए तो वाटर हमारा H+ एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज वाई ये यहाँ बेस की तरह काम कर रहा है, और प्रोटोन एक्सेप्ट करके इसने जो H3O+ दिया है ये अब हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गया। बच्चा बोला कि सर आप क्यों ऊपर वाले को कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हो और इसे कॉन्जुगेट एसिड बोल रहे हो? तो ये एसिड था। अब इस फॉर्मूले पे आ जाइए तो इसकी टेंडेंसी H+ एक्सेप्ट करने की होगी, और H+ एक्सेप्टर बेस होता है। यहाँ आ जाइए तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की टेंडेंसी प्रोटोन देने की है, दैट इज वाई ये हमारा एसिड बन गया। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा आ गया कि बेस में अगर H+ जोड़ा जाए तो हमारा बेस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करता है। हम यहाँ बोल सकते हैं कि वाटर हमारा एम्फोटेरिक है क्योंकि इसने एसिड की तरह भी काम किया, बेस की तरह भी काम किया। वैसे ही अमोनिया है, अमोनिया भी हमारा एम्फोटेरिक होता है। इवन अगर आप यहाँ पर आ जाइए तो ये फर्दर आपका एम्फोटेरिक होगा OH-, क्योंकि अगर ये प्रोटोन एक्सेप्ट करता है तो ये फर्दर वाटर बना देता है, और अगर ये प्रोटोन डोनेट करता है तो ये ऑक्सीजन 2- बना देता है। लेकिन यहाँ पर आ जाइए तो ये अब सिर्फ अपने प्रोटोन को डोनेट करेगा, मतलब H3O+ एम्फोटेरिक कैटेगरी का नहीं है। इसी एसिड बेस से जो हम लोग का इक्वेशन बनता था, केमिकल इक्वेशन, हम लोग उसको बोलते थे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इक्वेशन। जैसे हम एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं।
आइए, हम लोग के पास दो एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में अगर हम देखें, H2O का जो एनायन होगा वो OH माइनस होगा। H2O का एनायन या केटाइन हमारा ये वाला नहीं बन जाएगा। तो अगर इससे आप इसे कंपेयर कीजिए तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। अगर इसने प्रोटॉन डोनेट किया है तो ये हमारा मान लीजिए एसिड 1 बना, तो उसका ये कॉन्जुगेट बेस 1 बना। अब अमोनिया को अगर आप कंपेयर करो इससे, तो आप बोलोगे कि सर अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब ये हमारा बेस 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड 2 हो जाएगा। एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इक्वेशन। सेकेंड एग्जांपल पे आ जाइए, अगर आप H2O से H3O प्लस को कंपेयर करो तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यह बेस 1 है, तो उसका ये कॉन्जुगेट एसिड 1 हो गया। और अमोनिया से अगर आप इसे कंपेयर कीजिए तो ये अपने प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब अगर ये आपका एसिड 2 है तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस 2 होगा। और ऐसे इक्वेशंस को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इक्वेशंस बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? अब थोड़ा सा हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जाने कि आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ये एक एसिड है HCl या 2टा H प्लस प्लस Cl माइनस। मान लीजिए इसका 1 मोलर था, ये 0, ये 0। मान लीजिए ये हमारा 1 मोलर ही ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा। ये हमारा X टूटा, ये X फॉर्म हुआ, ये X फॉर्म हुआ। X हम बोले हुए हैं कि टूटने वाले में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड बाय मोल्स टेकन इनिशियली। दिस इम्प्लाइज X इज इक्वल टू अल्फा। तो आप लिखोगे C माइनस अल्फा, x की जगह अल्फा पुट किए, x की जगह अल्फा, x की जगह अल्फा। एज्यूम कर लेते हैं 100% आयोनाइजेशन हुआ। अगर ये 100% आयोनाइज्ड हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। योर C इज 1, तो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1। मतलब इसके 1 मोलर से, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 मोलर 1 मोल बन जाएगा। तो इसके 1 मोल से H प्लस भी 1 मोल बन रहा है और Cl माइनस भी 1 मोल बन रहा है। मतलब रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड आने की टेंडेंसी ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो यहाँ कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टेंडेंसी होना चाहिए। लेकिन हम मान लेते हैं कि एज्यूम कर लीजिए ये 80% ही टूट रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। तो ये बच गया हमारा 0.2, ये बच गया 0.8, ये बच गया 0.8। और अगर रिएक्शन, अब रिएक्टेंट भी बच रहा है और प्रोडक्ट भी बच रहा है, तो बोलता है आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है वो जरा सुनिएगा। इस लेफ्ट अमाउंट और इस डिसोशिएटेड अमाउंट की अमंग एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। बातें समझ में बिल्कुल नहीं आई? क्या बोले, जरा इसे बहुत केयरफुली केयर कीजिएगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमारा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, जो लेफ्ट रिएक्टेंट बच गया और जो आयोनाइज्ड होकर आयंस प्रोड्यूस किया है, इन दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। और हम लोग वहीं पर आयोनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जरा अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाएं, ऑटोप्रोटोलिसिस। तो बताया हुआ है कि ऑटोप्रोटोलिसिस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही चीज़ें होती है। मतलब ऑटोप्रोटोलिसिस में जैसे H2O लिक्विड के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। अब ज़रा देखिएगा, एक अगर एसिड की तरह काम किया तो दूसरा बेस की तरह काम करेगा। मतलब एक H प्लस देगा तो OH माइनस एक्वस प्लस H3O प्लस एक्वस। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आ जाइए ऑटोप्रोटोलिसिस में हम ले ले अमोनिया प्लस अमोनिया। आप बोलोगे कि हमारा एक NH4 प्लस बनेगा
एक NH2 माइनस बनेगा, लेकिन यह हमारा ऑटो प्रोटोलिसिस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट एम्फोटेरिक कंपोनेंट को आप यूज कर रहे हो, मतलब ये हमारा सिंपल कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इक्वेशन है। अब हमारी सिलेबस यह है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, तो हम लोग जरा अब इसे फोकस करते हैं। हमने आपको पहले ही कहा था, इसी को ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं। हमने पहले ही आपको कहा था कि हम लोग का सिलेबस H2O के रिगार्डिंग है, तो हमने H2O ले लिया। मान लो कि बच्चा बोला कि सर ऐसे बनाऊँ ना, इतना सिंपल काहे को बना दिए। हम बोले चलिए H3O प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस एक हम लोगों की आदत में शुमार हो जाता है इसी इक्वेशन को सिंपली ऐसे लिखने का, मतलब H प्लस एक्वस जो है वो हाइड्रोनियम आयन है। ये दिमाग में रखना है। टाइम बचाने के लिए हम लोग समटाइम्स इतनी बड़ी इक्वेशंस नहीं लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर हम समटाइम्स सिर्फ वाटर लिख दे तो। अब आइए, इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया कि इक्विलिब्रियम है, इसके एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम है, दिख नहीं रहा है तो हम जरा यहाँ नोट कर देते हैं कि इक्विलिब्रियम में बोला हुआ है कि सारे फिजिकल स्टेट्स नोट होते हैं, सिर्फ Kc और Kp की एक्सप्रेशन में हमारा सॉलिड और लिक्विड नहीं लिखे जाते हैं। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हमारा आ गया H3O प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई H2O प्लस लिक्विड होल स्क्वायर। ये आपको पता है कि ये तो 1 लीटर वाटर में हमारा 55.5 मोलर कांस्टेंट होगा, मतलब दिस वन इज अ कांस्टेंट, अगेन दिस वन इज अ कांस्टेंट। आप इन दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो, और चूंकि वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ रहे हो तो इसको लिखते हैं KW इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। सिंपली इसी को लिखा जाता है KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अर्लियर पढ़े हुए हैं, मतलब KW की एक्सप्रेशन को अगर आप लिखिएगा तो वहां लिक्विड नहीं आएगा, सिर्फ एक्वस स्टेट आएंगे। और अर्लियर आपने पढ़ा हुआ है कि K जो है वो हमारा एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है, तो दैट इज वाई इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो हम लोग अब ज़रा इतने बड़े इक्वेशंस को और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और आगे की बात करते हैं। तो आइए हम लोग इसे हटा रहे हैं और ज़रा केयरफुली देखिएगा। हमने अभी आपको कहा है कि हम लोग सिंपल इसी को लिख लेते हैं H प्लस एक्वस जो हमारा हाइड्रोनियम आयन है, प्लस OH माइनस एक्वस ये हमारा KW है। एक चीज़ तो पता है कि इक्विलिब्रियम पर इसका और इसका अमाउंट इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में रिलेशन 1:1 का है। और KW इज इक्वल टू हमारा आया है H प्लस इंटू OH माइनस। हमने बताया है कि ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है, तो KW हमारा होता है 1 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, दैट इज वाई ये हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेज़र किया गया है। एक चीज़ आपको और पता है कि इक्विलिब्रियम पर ये दोनों अमाउंट बराबर होंगे, तो मान लीजिए हम एज्यूम अगर कर ले कि लेट H प्लस इज इक्वल टू अगर x मोलर है तो हमारा OH माइनस भी x मोलर होगा। K की एक्सप्रेशन में मोल नहीं आते, मोलैरिटी आता है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास होता है। दिस इम्प्लाइज आपका आ गया H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल करके आ गया कि फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW 10⁻⁻14 होता है, और हमारा
H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर होता है। यानी ये रिजल्ट आज के बाद आपको दिमाग में रखना है। अर्लियर एक बात और जानिए, pKw जो हमारा होता है वो हमारा होता है माइनस ऑफ लॉग KW। जब भी P वर्ड आ जाए तो एक निगेटिव वर्ड पीछे आएगा और जिसका KW जैसे है तो उसी का लॉग लेना है। जैसे हम बोले Px तो आप बोलिएगा माइनस ऑफ लॉग x और ये सॉल्व कीजिएगा तो इज इक्वल टू 14 आता है। मतलब pKw की वैल्यू जो है वो हमारी 14 के बराबर होती है। लग रहा है यहाँ तक की बातें समझ में नहीं आई है। अब फिर ज़रा हम लोग इस इक्वेशन पर एक बार फिर से आते हैं, क्योंकि यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पर हमारा पूरा ये चैप्टर डिपेंड करता है। फिर से इसे हटाते हैं। आवाज आओ, आपने कहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है, बहुत स्मॉलर वैल्यू है। तो अगर ये बहुत स्मॉलर वैल्यू है तो केमिकल इक्विलिब्रियम याद कीजिए, रिएक्शन की मेन टेंडेंसी बैकवर्ड आने की होगी, मतलब रिएक्शन मेनली बैकवर्ड शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। हम जरा इस चीज को एक और फॉर्म से कैलकुलेट कर ले तो आते हैं H प्लस डिसोसिएटेड बाय H2O लेफ्ट। अगर हम निकाले तो H प्लस डिसोसिएटेड 10⁻⁻7 मोलर, और अभी वाटर बताए हैं 1 लीटर में 55.5 मोलर होता है। ये 10⁻⁻7 मोलर है और ये 55.5 है। इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये हमारा आ रहा है 2 × 10⁻⁹ के अप्रॉक्स। ये वैल्यू आपकी आ रही है 2 × 10⁻⁹ अप्रॉक्स वैल्यू। यही चीज़ हमने लिखा है कि देयरफॉर रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड वाटर टू अनडिसोसिएटेड, अगर कट गया है दैट इज वाई हम आपको पढ़ भी दे रहे हैं। देयरफॉर रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड वाटर टू अनडिसोसिएटेड वाटर इज अप्रॉक्स 2 × 10⁻⁹। काफ़ी छोटी वैल्यू है, मतलब रिएक्शन मेनली बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, ना कि ये राइट हैंड शिफ्ट करेगा। क्लियर है? आवाज है ये, यहाँ पर आप वाटर को तोड़ रहे हो तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में पढ़े हुए हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से के भी इंक्रीज होता है, मतलब बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब अभी आपने कहा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा KW था 10⁻⁻14, H प्लस हमारा था इज इक्वल टू था हमारा OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर। pKw था हमारा 14, लेकिन अगर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले ले तो KW इससे बढ़ेगा। मान लीजिए ये हमारा 10⁻⁻12 आ गया तो pKw जो है वो हमारा 12 चला जाएगा, और H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मोलर। बहुत रिमार्केबल एक रिजल्ट देखिएगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से KW बढ़ रहा है, कंपेयर करो तो H प्लस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रही है। क्लियर? उम्मीद करें यहाँ तक की बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग पहले ज़रा pH स्केल के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर pH क्यों पढ़ते हैं ये जानते हैं। तो पढ़े हुए होइएगा, P एक्चुअल एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है हमारा। तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, POH बराबर पढ़े हुए हैं माइनस ऑफ लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आयन, और pH प्लस POH हमारा पूरा 25 पर डिफाइंड है इज इक्वल टू 14, लेकिन ये pKw है, मतलब याद रखना है आपने कि pH प्लस POH pKw के बराबर होता है। अगर आप 25 की बात कर रहे हो तो ये हमारा 14 चला जाएगा, अगर हम 60 की बात करें तो ये हमारा 12 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है pH स्केल है क्या, तो pH स्केल टू डिटरमिन
किस चीज़ को डिटरमिन करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और POH। बच्चा बोलेगा कि टू डिटरमिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। हम जो एक एसिड है या एक एसिडिक सॉल्ट है या एक बेसिक सॉल्ट है, ये जो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, उस H प्लस की एक्चुअली उस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उस कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हम लोग पीएचएस के लिए यूज़ करते हैं। अब एक बहुत रिमार्केबल चीज़ आपने देखा है कि पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14-25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर हम 60 वाला 12 ही मानकर चले तो आप बोलिएगा कि पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 12 एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक चीज़ पता लग गया कि पीएच और POH टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं। देखिए, इसी से रिलेटेड हमने एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर दिया कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बोथ पीएच एंड POH प्योर वाटर का कमेगा, क्योंकि H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उस लोअर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा होता है। नहीं समझ में आई तो आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर था, जबकि अगर आप यहाँ पर आ जाइए तो H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मोलर था। तो H प्लस और OH माइनस बढ़ रहा है, कंपेयर करके देख लीजिए। और चूंकि pH में एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो अगर यह बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि pH आपका कमेगा। क्लियर? मतलब एक बहुत रिमार्केबल कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया कि आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करो, pH को कम ना करना है। मतलब अगर आप एक एसिडिक सॉल्यूशन को मोर कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हो, मतलब H प्लस बढ़ा रहे हो, तो उसकी pH वैल्यू कमेगी। सिमिलर बेस में भी हमारा होता है कि अगर हम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाए तो हमारा pH जो है वो कमता है। बढ़ा जाए आगे। चलिए हम लोग 25 वाले टेबल पे आ जाए तो ये हमारा होता है 1, ये हमारा होता है 14। वही जो हमारा pKw 14 आया है, तो ये 1 से 14 तक में डिफाइंड है। ये हमारा होता है 7 पर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। वजह ये है कि H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होते हैं। ये हमारा एसिडिक जोन होता है और ये हमारा बेसिक जोन होता है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में ही बातें नहीं आ रही है? एक चीज़ और बताया हुआ है कि अगर आप 7 से पीछे की तरफ जाते हो तो एसिडिटी बढ़ती है, और आप 7 से आगे की तरफ जाते हो तो बेसिसिटी बढ़ता है। जरा इन टेबल पर आप काम कर ले बच्चे, यही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। मतलब एक pH हमारा 2 है और एक pH हमारा 3 है। आप बोलिएगा कि सर जी दिस वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। हम कंपैरेटिव रिजल्ट बोल रहे हैं, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो आइए अगर हम इसे H प्लस निकालें तो H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मोलर, और हम H प्लस निकालें तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁻3 मोलर। मतलब ये वाला इससे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है। नहीं है क्या? मतलब pH में 1 यूनिट का अंतर जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को 10 टाइम्स चेंज करता है। मतलब एक बात और पता लग गया होगा कि अगर हम इसे 4 कर दे तो ये हमारा 10⁻⁻4 आ जाएगा। मतलब ये 100 टाइम्स बड़ा होगा। मतलब ये जितना टाइम्स है 10 की पावर उतनी डालनी है, वो हमको स्ट्रॉन्गर या वीकर का आइडिया दे देगा। एक और चीज़ देख रहे होइएगा, ये pH कम है तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, लेकिन इसका pH वैल्यू कम है, लेकिन इसके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड की pH वैल्यू कम होती है, लेकिन उसके H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होता है। क्लियर है? अब मान लीजिए हमें एक चीज़ तो पता लग गया कि दिस वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। अब जरा हम लोग आते हैं, तो अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसको वीकर बेस बनना चाहिए था, और अगर ये वीकर एसिड है तो इसको स्ट्रॉन्गर बेस बनना चाहिए था। बच्चा बोलेगा कि यस सर। तो हम लोग जरा
pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, pH 2 है, दिस इम्प्लाइज POH बराबर, इसका आ गया POH 12 और इसका आ गया हमको POH इज इक्वल टू 10। एक काम करते हैं, इसका जरा हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं POH वाले का, तो इसका हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मोलर और नीचे वाले के हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 10 मोलर। आप अभी बोले हो कि स्ट्रॉन्गर बेस का मतलब उसके हाइड्रोक्साइड आयन की मोलरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर आप कंपेयर करो तो नीचे वाला 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि नीचे वाले में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर वाले से हाइयर आई है। मतलब एक चीज़ आपको और क्लियर हुआ कि अगर हमें किसी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ या किसी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो हम उसके H प्लस या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर कर ले। जिसके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और जिसके OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो हमारा एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें ना? अब आइए ज़रा एक रिजल्ट निकाल ले, तो pH इज इक्वल टू 2 एंड pH इज इक्वल टू 3। आप बोल रहे हो कि दिस वन इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस वन इज अ वीकर एसिड। पहले अभी एसिड पे काम करते हैं। तो आइए आप क्या बोल रहे हो, pH इनवर्स रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी pH वैल्यू कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। pH वैल्यू जितनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। अब अगर आ जाइए तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, मतलब ये वीकर बेस है, मतलब pH वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ वाइज कमजोर होगा। अब आ जाइए इसका अगर आप H प्लस निकालोगे तो इसका H प्लस आएगा 10 टू दी पावर माइनस 2 मोलर और इसका अगर आप H प्लस निकालिएगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 मोलर। ऊपर वाला 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। अब एक बात बताइए, H प्लस इंटू OH माइनस 10 की पावर माइनस 14 होता है, पढ़े हुए हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 बाई H प्लस। जिसकी H प्लस ज़्यादा होगी उसकी OH माइनस ज़्यादा होगी, मतलब वह OH माइनस के इनवर्स रिलेटेड होगा। बात ये समझ में नहीं आई है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग बेस में भी लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? आइए हमारा ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर H प्लस OH माइनस से बड़ा है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर H प्लस इज इक्वल टू है OH माइनस के तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और अगर H प्लस कम है OH माइनस से तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए हमारे पास आ गया कि भाई हमारा एक हाइपोथेटिकल X है और एक Y है, X का pH 2 है और Y का pH 4 है, तो आप बोल सकते हो यह भी एसिडिक रेंज में, यह भी एसिडिक रेंज में, मतलब यह मिक्सचर ऑफ एसिड है। लेकिन यही अगर हम दे देते कि pH 2 है और pH हमारा मान लीजिए 9 है, तो आप बोलते कि सर 7 के आगे तो बेसिक रेंज स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारा ये एसिड और बेस का सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, H प्लस OH माइनस को न्यूट्रल करेगा या OH माइनस H को न्यूट्रल करेगा। ये तो हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल कर चेक करेंगे कि भाई अब जैसे मान लीजिए कि ये pH है, ये pH है, आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए H प्लस और OH माइनस देखना होता है। तो आ जाइए, ये pH 9 है और चूंकि यह बेसिक रेंज में है तो आप इसका POH निकालोगे तो इसका POH 5 आ जाएगा।
अब आ जाइए, ये एसिड है, पीएच ही है, तो इसका H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻2 मोलर। मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं लॉग वाला। यहाँ अगर आ जाइए तो OH माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁵ मोलर। अब आपको पता है कि H प्लस बड़ा है OH माइनस से, दैट इज वाई वी कैन से कि सॉल्यूशन इज एसिडिक। अब कितना एसिडिक है, तो भैया हमारा 10⁻⁵ मोलर तक तो ये न्यूट्रल ही हो जाएगा, तो माइनस करके जो बचेगा वही ना आपका रिजल्टेंट माने मोल आएगा। अगर हम वॉल्यूम दोनों का 1-1 लीटर मान लें कि भाई ये 1 लीटर में है, ये 1 लीटर में है, तो न्यूट्रलाइजेशन मोल का होता है, मोलैरिटी का तो होता नहीं है। तो 1 लीटर में जो इसकी मोलैरिटी है वही उसका मोल हो जाएगा, वही इसका मोल हो जाएगा। तो मतलब 10⁻⁵ मोल तक तो वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो बच कितना गया, तो बचा हमारे पास 10⁻⁻2 माइनस 10⁻⁵ ये मोल आया है, और रिजल्टेंट मोलैरिटी पीएच निकालने के लिए जरूरत है। तो आप बोलोगे 1 + 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि पीएच में एक चीज आप देखिएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस का मोल नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट में एक्टिव मास होती है, और एक्टिव मास हमारा मोलैरिटी होता है। अब यहां हमारा ऐसा भी नहीं है कि ये मोलैरिटी इस मोलैरिटी को न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रलाइजेशन तो मोल का होगा हमारा। तो भाई है, जैसे हम लोग को मान लीजिए अब पीएच फाइंड आउट करना है, तो जब कभी भी हम लोग को पीएच कैलकुलेट करना होता है ना, तो सबसे पहली चीज़ आप न्यूमेरिकल में केयर करो कि हमारा पीएच जो फाइंड आउट करना है वो एसिड का है या बेस का। अभी हम बफर साल्ट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, वो एसिड का है या बेस का है। अभी हम मिक्सर की भी बात नहीं कर रहे हैं कि एसिड और बेस के मिक्सर का है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि यह एसिड का पीएच निकालना है कि बेस का पीएच निकालना है। अब मान लीजिए एसिड का अगर पीएच निकालना है तो फिर उसको आप कैटेगराइज कर लो। क्या कैटेगराइज कर लो कि भाई एसिड में हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड का पीएच निकालना है या वीक एसिड का हमें पीएच निकालना है। अब स्ट्रॉन्गर एसिड का क्या मतलब है कि जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए 100%। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब है कि जिसमें अल्फा जो है वो 100% हो, और वीक एसिड का मतलब है कि जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो। पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब है कि अल्फा जो है वो हमारा लेस देन 100%। अब अगर आपने ये कैटेगरी डिवाइड कर लिया, तब अब न्यूमेरिकल को आगे प्लान करना है। अब एक चीज तो आपको पता है कि पीएच इज इक्वल टू हमारा होता है माइनस ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी है, ये मोल नहीं है। देन फिर आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइनली फाइंड आउट कर दिया कि फाइनल हमारा सॉल्यूशन जो बना है या फाइनल जो हमारे पास सॉल्यूशन अब है, उस सॉल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये मिल जाए तभी आपको पीएच मिलेगा। अब इसमें भी एक बात आपको बता दे रहे हैं। पहले जरा हम स्ट्रॉन्ग एसिड पे आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है, दे दिया कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच फाइंड आउट करना है। पहले आप इसे तोड़िएगा, तो ये टूट कर ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस सल्फेट आयन देगा। अब H2SO4 हमारा है, मान लीजिए कि ये हमारा है 0.005 या ऐसा कर लेते हैं 5 × 10⁻³ मोलर है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि 1 लीटर में यही इसका मोल हो गया, तो इस मोल का ये दोगुना मोल दे रहा है और वॉल्यूम 1 लीटर ही कंजर्व है। तो 2 × 0.5 × 10⁻³ दिस इम्प्लाइज 10⁻³ मोलर। दिस इम्प्लाइज पीएच जो हमारा है वो आ जाएगा 3। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपके पास है तो जस्ट आप स्टोसियोमेट्री से उसकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर लो। अगर वो फाइंड आउट हो गया तो आप पीएच निकाल लोगे। लेकिन एक चीज केयर करना, ये वाला केस अभी याद रखना जस्ट दिमाग में कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन
इज इक्वल टू अगर 10⁻⁻⁶ मोलर हो जाए तो एबव कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है आगे बताएंगे। इज नॉट यूज्ड कहने का मतलब है कि अगर जैसे हम दे देते, मान लीजिए HCl, हम दे देते H प्लस Cl माइनस, या हम आपको दे देते 0.05 मोलर तो आप लगाते, या हम दे देते 0.01 मोलर तो आप बोलते ये भी हमारा 10⁻⁻² मोलर है, pH हमारा 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन दे देते 10⁻⁻7 मोलर तो आप अगर ये लिखते 10⁻⁻7 मोलर और pH इज इक्वल टू 7 तो आप रॉन्ग हो जाते, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH होता है और HCl हमारा एसिडिक होता है। तो हमने यही कहा है कि अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इवन ये 10⁻⁻6 भी होता तो आप यहाँ 10⁻⁻6 मोलर लिखकर pH इज इक्वल टू 6 नहीं लिख सकते थे, आप रॉन्ग हो जाते। इन केस को हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मोलर नहीं है तो आप सिंपली स्टोइकोमेट्री से इक्वेट कीजिए और pH फाइंड आउट कर दीजिए। पहली केस तो क्लियर है। लेकिन अगर वीक एसिड है तो आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीक एसिड में 100% आयोनाइजेशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3COH है, ये वाटर में आयोनाइज्ड हुआ H3O प्लस एक्वस, जिसको सिंपली H प्लस एक्वस लिख रहे हैं, प्लस CH3CO माइनस। डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक है तो K आएगा, एसिड का है तो Ka। एसिडिक एसिड की Ka वैल्यू होती है 1.8 × 10⁻⁻5। अब मान लीजिए ये हमारा C मोलर है, मोल नहीं, ये हमारा 0, ये हमारा 0। ये C अल्फा अगर डिसोसिएट हुआ तो ये C अल्फा फॉर्म होगा C1 माइनस अल्फा C अल्फा के बराबर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COH इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा, कैंसिल हो गया, आ गया C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, Ka पता होगा, C पता होगा, आप अल्फा निकालोगे। अल्फा अगर आपने निकाल दिया तो फिर आपको H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा है, उससे H प्लस मिलेगा, फिर फाइनली आपको pH मिलेगा। जैसे हम इसी सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं कि इफ C इज इक्वल टू 0.1 मोलर सॉल्वेंट, तो आइए हम लोग जरा इसे सॉल्व कर ले। अब तो हमारा आ रहा है 1.8 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0.1 × अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इतना तो कंफर्म हो गया कि लेफ्ट हैंड वैल्यू बहुत कम है तो अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम आएगी, मतलब 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्स इक्वल टू 1 होगा। दिस इम्प्लाइज 1.8 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0.1 × अल्फा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁻4। मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारा आ गया, कुछ भी अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं, इंटू 10⁻⁻2 अल्फा हमें मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा। H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा 0.1 × 1.35 × 10⁻⁻2। दिस इम्प्लाइज ये आ गया 1.35 × 10⁻⁻3 मोलर। pH इज इक्वल टू 3 माइनस लॉग 1.35। उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम दे देते कि इफ C इज इक्वल टू मान लीजिए 4 इंटू या 10⁻⁻4 मोलर फाइंड pH। अब आप क्या करते हैं, केयर कीजिएगा, अप्रॉक्सीमेशन ज़रा हम अब अप्लाई कर रहे हैं।
सी है। अब आपका 10 टू द पावर -4 तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 10 की पावर -4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। दिस इम्प्लाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। दिस इम्प्लाई 0.18 इज इक्वल टू, अब अल्फा की वैल्यू इतनी छोटी नहीं आएगी कि आप नेगलेक्ट कर दोगे। अब आपका ये क्वाड्रेटिक बना, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा, अल्फा आएगा, फिर आपका h प्लस इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -4 इंटू जो अल्फा आए वो अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन h प्लस का डेटा लेस देन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मोलर ही होना चाहिए। मतलब इससे बड़ा, अगर इस ये आ गया तब तो आप वो अप्लाई ही नहीं करोगे कॉन्सेप्ट, मतलब इससे h प्लस बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा आ रहा है तभी आप pH डायरेक्ट निकाल पाओगे। क्लियर है बातें? सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास अब अगर बेसिक सॉल्यूशन है और हमें बेस का pH निकालना है, जैसे दे दिया MgOH होल ट्वाइस और इसका दे दिया 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस मान लीजिए 2 मोलर, हम लोग Mg2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। अब बेसिक सॉल्यूशन है, pH आएगा तो आइए ट्वाइस ऑफ OH माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हमारा आ गया 1 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। pH निकालना है तो या तो आप POH निकाल लो, इज इक्वल टू 2 आया, दिस इम्प्लाइज pH इज इक्वल टू 12 आया, या आप यहाँ से लगा लो H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -14, OH माइनस मिला हुआ है, H प्लस आ जाएगा, इससे भी आप pH निकाल सकते हो। ये तब था जब बेस हमारा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर वीक हो तो फिर हम वीक एसिड की तरह इसको प्लान करेंगे। कैसे तो देखते हैं। मान लीजिए हम अमोनिया हमारा एक वीक एसिड है, C ये जीरो चूँकि बेस का डिसोसिएशन है तो इसको Kb लिखेंगे, ये C माइनस सी अल्फ़ा, इसकी Kb वैल्यू भी एसिडिक एसिड वाली ही अप्रॉक्स होती है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। अब ज़रा बताइए 1.8 इंटू लिक्विड है, लिक्विड नहीं लेते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन में सी अल्फ़ा बाई सी 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। फिर वैसे ही सी वगैरह होगा, फिर हमारा अल्फ़ा आएगा OH माइनस इज इक्वल टू सी अल्फ़ा। यहाँ से हम POH निकालेंगे, 14 से माइनस करेंगे, फिर हमारा pH आएगा। उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब अगर वीक एसिड है तो इसको ऐसे प्लान करना है, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जैसे बताया वैसे प्लान करना है, वीक बेस है तो जैसा बोर्ड पे अभी डिराइव किए हैं आपको वैसे। अब वीक एसिड और वीक बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो K की वैल्यू से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल में K लेस देन 1 है तो वो वीक की तरह काम करेगा, नहीं तो हम लोग जो अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स इन जनरल हमारे वीक एसिड होते हैं, HF हमारा वीक एसिड होता है, H3PO4 हमारा वीक एसिड होता है। अब वीक में भी हम लोग फिर अभी दोनों जो वीक एसिड और वीक बेस देखे हैं वो हमारा केस था जब वो एक ही प्रोटोन देने में एबल हो। अब एक से अगर ज़्यादा प्रोटोन देने में एबल है तो फिर उसकी बात आगे करेंगे। क्लियर है? तो चलिए उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग ज़रा इसी से रिलेटेड लाइव क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स पहले देखेंगे। 2-3 क्लास में जब हम लोगों को इसकी न्यूमेरिकल एकदम ये लग जाएगा कि हाँ अब हम न्यूमेरिकल पे कंफर्म हो गए हैं, अब हम ट्राई कर सकते हैं, फिर हम आगे की वीडियो आपको भेजेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।